Hello everyone and welcome back to my channel Economics with Divya. In today's lecture we are going to begin with chapter 2 Central Problems of an Economy. In the last lecture we have already finished chapter 1, that is Economy and Economics. So if you guys have still not watched chapter 1's video, you can go ahead. The link for the same would be there in my description box. Okay, and in today's lecture we are going to begin with chapter 2 Central Problems of an Economy. What all problems an economy faces when it has to produce goods for its people. Okay, तो जब भी किसी कंट्री को अपनी पॉपुलेशन के लिए, जब भी किसी कंट्री को अपनी कंट्री के लोगों के लिए गुड्स प्रोड्यूस करने रहते हैं, तो उस टाइम पर उस कंट्री को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, उन सारी ही प्रॉब्लम्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे. यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे कि 3 मेजर प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती है किसी भी कंट्री के लिए. उसके अलावा अपन डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स क्या होते हैं. उसके अलावा अपन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. तो इन सभी चीजों के बारे में अपन एक के बाद एक डिस्कस करेंगे. ओके, सो गोइंग अहेड, लेट्स बिगिन विथ व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम. एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? सबसे पहली चीज कि wants of human beings are unlimited but the means to satisfy those wants are limited. इसके बारे में अपन ने पहले भी डिटेल में चैप्टर 1 में पढ़ा है कि जो ह्यूमन बींग्स की wants हैं वो अनलिमिटेड होती है. ह्यूमन बींग्स की wants एंडलेस होती है, लेकिन एट द सेम टाइम जो रिसोर्सेस अपने पास है उन wants को सेटिस्फाई करने के लिए वो लिमिटेड है. तो अपन को उन रिसोर्सेस को इस तरह से यूज करना है कि मैक्सिमम लोगों की नीड्स सेटिस्फाई हो सके. सेकेंडली, नो इकोनॉमी कैन पजेस अनलिमिटेड रिसोर्सेस. कोई भी इकोनॉमी चाहकर भी अनलिमिटेड रिसोर्सेस पजेस नहीं कर सकती है. हर एक इकोनॉमी के पास लिमिटेड रिसोर्सेस ही होते हैं और उन लिमिटेड रिसोर्सेस को उनको उस तरह से यूज करना है कि मैक्सिमम नीड सेटिस्फाई हो सके. It needs to make a choice regarding efficient use of available resources. हर एक इकोनॉमी को एक चॉइस करना पड़ता है कि किस तरीके से वो अपने रिसोर्सेस का एफिशिएंट यूज कर सकती है. ओके, और किस तरीके से उनकी इकोनॉमी के रिसोर्सेस अंडर यूटिलाइज्ड ना रहें और उनकी इकोनॉमी के रिसोर्सेस वेस्ट ना हो. लास्टली, प्रॉब्लम रिफर्स टू प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिकल यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेस. यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिकल यूज. इकोनॉमिकल यूज मतलब केयरफुल यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, ताकि कोई भी रिसोर्सेज ना ही वेस्ट हो और ना ही अंडर यूटिलाइज्ड रहे. तो अपन रिसोर्सेज को किस तरह से अलोकेट करें, स्केर्स रिसोर्सेज को अपन किस तरह से यूज करें कि ना ही वो वेस्ट हो ना ही वो अंडर यूटिलाइज्ड रहे और उनका जो यूज अपन कर रहे हैं वो एक केयरफुल यूजेज हो. ओके, गोइंग नेक्स्ट, व्हाट कॉजेज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज होती है? सबसे पहला हो जाएगा अनलिमिटेड वांट्स. ओके, ह्यूमन बींग्स की जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है. एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी इंसान अपनी सारी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है. हमेशा कुछ ना कुछ वांट्स ऐसी रहेगी जो उसकी अनसेटिस्फाइड रहेगी. ऑल्सो व्हेन वी सी दिस फ्रॉम अ सोसाइटी बेस्ड पर्सपेक्टिव, तो कोई भी सोसाइटी अपने सारे मेंबर्स की नीड्स को एक साथ फुलफिल नहीं कर सकती है. हमेशा कुछ नीड्स ऐसी रहेगी जो अनसेटिस्फाइड या अनफुलफिल्ड रहेगी. ओके, एंड सेकेंडली, ह्यूमन बींग्स की जो वांट्स है वो डे बाय डे क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. एक टाइम था जब अपने घरों में कार्स की, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की कुछ भी डिमांड नहीं थी, लेकिन अब इन चीजों की डिमांड रैपिडली क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है. सो वी कैन से कि ह्यूमन बींग्स की वांट्स कहीं पर भी कम नहीं हो रही है, डे बाय डे बस उनकी वांट्स इंक्रीज हो रही है. सेकेंडली, लिमिटेड और स्केर्स रिसोर्सेस. अपने पास जो उन वांट्स को पूरा करने के लिए रिसोर्सेस हैं वो क्या है? लिमिटेड है, स्केर्स है. स्केर्स का मतलब कि यू डोंट हैव इनफ रिसोर्सेस टू सेटिस्फाई नीड्स ऑफ ऑल द ह्यूमन बींग्स ऑफ योर कंट्री. ओके, उसी चीज को अपन कहते हैं स्केर्सिटी. अपने पास जो रिसोर्सेस हैं, जो गुड्स हैं, जो सर्विसेज हैं वो स्केर्स हैं. इसका मतलब कि अपने पास इनफ सर्विसेज नहीं है कि अपन सारे ह्यूमन बींग्स की वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें. अपने पास जो चीजों की डिमांड है वो ज्यादा है और सप्लाई है वो कम है, और यही रीजन है जिसकी वजह से स्कैर्सिटी अराइज होती है. थर्डली, ऑल्टरनेटिव यूजेस. अगर अपने पास कोई भी रिसोर्स है, अगर अपने पास कोई भी गुड है, कोई भी सर्विस है, तो उसके लिए हमेशा कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव यूजेस अपने पास अवेलेबल है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक बड़ी सी जमीन है तो मेरे पास ऑप्शन है कि मेरे को वहां पे स्कूल खोलना है कि मेरे को वहां पे फैक्ट्री खोलनी है.
सेकेंडली अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मिल्क है तो मेरे पास ऑप्शन है कि मेरे को उससे आइसक्रीम बनाना है, कि चीज बनाना है, पनीर बनाना है, कर्ड बनाना है, और जितनी भी चीजें उससे मैं कर सकती हूँ। तो उन सारे ऑप्शंस में से अपन को चूज करना है कि कौन सी चीज को प्रायोरिटाइज करना है, कौन सा यूज अभी जरूरी है और कौन सा यूज अभी वेट कर सकता है। ओके, सो इस तरीके से हर एक रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूजेस अपने पास अवेलेबल है। क्या रीजन है जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज होती है? सबसे पहला अनलिमिटेड वांट्स, सेकेंडली लिमिटेड और स्केर्स रिसोर्सेज, और थर्डली रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस। ओके, गोइंग नेक्स्ट, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो एक इकोनॉमी फेस करती है जब वो अपनी कंट्री के लोगों के लिए गुड्स प्रोड्यूस करती है? ओके, सो रिच और पुअर, डेवलप्ड और अनडेवलप्ड, एवरी इकोनॉमी मस्ट फेस 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स। भले ही वो इकोनॉमी गरीब है, अमीर है, डेवलप्ड है, नहीं है, लेकिन हर एक इकोनॉमी ये 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स फेस करती है। और वो प्रॉब्लम्स कौन सी है? सबसे पहली चीज कि क्या प्रोड्यूस करना है, सेकेंडली कैसे प्रोड्यूस करना है, और थर्डली किसके लिए प्रोड्यूस करना है। ओके, सो लेट्स बिगिन विथ व्हाट टू प्रोड्यूस। दिस प्रॉब्लम हैज 2 डायमेंशंस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। ये प्रॉब्लम बेसिकली 2 चीजों से जुड़ी हुई है। सबसे पहली कि क्या प्रोड्यूस करना है और दूसरा कितना प्रोड्यूस करना है। ओके, सो दिस प्रॉब्लम अराइजेस ड्यू टू द फैक्ट दैट द मीन्स आर स्केर्स इन रिलेशन टू देयर वांट्स। ये प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है? क्योंकि अपने पास जो मीन्स हैं वो स्केर्स हैं एज कंपेयर टू दी वांट्स। इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया है। फर्स्टली द इकोनॉमी हैज टू डिसाइड व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड। सबसे पहले इकोनॉमी को ये चीज डिसाइड करनी है कि कौन से गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है। 2 टाइप के गुड्स और सर्विसेज होते हैं, एक होते हैं कंज्यूमर गुड्स और दूसरे होते हैं कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स का मतलब क्या? ऐसे गुड्स जो कि डेली राशन से जुड़े हुए हैं, आटा हो गया, चावल हो गया, घी हो गया, कपड़ा हो गया, ये सारी चीजें क्या होती है? कंज्यूमर गुड्स, जो डायरेक्टली रेडी हैं टू बी यूज्ड बाय कंज्यूमर। और दूसरा होता है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है मशीनरी। मशीनरी अब वो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई भी हो सकती है या इंडस्ट्रियल मशीनरी, लेकिन मशीनरी का मतलब कि ऐसे गुड्स जिनको आप फर्दर प्रोडक्शन के अंदर यूज कर सकते हो। ओके, सो 2 टाइप के गुड्स, पहला हो गया कंज्यूमर गुड्स, दूसरा हो गया कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स का मतलब ऐसे गुड्स जो कि डायरेक्टली रेडी हैं अब कंज्यूमर्स को यूज करने के लिए, और कैपिटल गुड्स का मतलब मशीनरी जिससे अपन फर्दर कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, सो अपन को चूज करना है कि अपन को कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने हैं कि कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करने हैं। अपन को वॉर टाइम गुड्स प्रोड्यूस करने हैं कि पीस टाइम गुड्स। वॉर टाइम गुड्स का मतलब कि आप गन्स, राइफल्स और ये सारी चीजें प्रोड्यूस कर रहे हो, और पीस टाइम गुड्स का मतलब कि यही आप आटा, चावल, ये सारी चीजें प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, सबसे पहले अपन ने क्या डिसाइड करा कि अपन को कौन से गुड्स प्रोड्यूस करना है। देन it has to decide about the quantity of goods to be produced। एक बार अपन ने डिसाइड करा कि अपन को कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने हैं कि कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, सेकेंडली अपन को डिसाइड करना है कि अपन को किस गुड की कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है। अगर अभी अपन ने डिसाइड करा है कि अपन मैक्सिमम प्रोडक्शन कंज्यूमर गुड्स का करेंगे तो इसका मतलब ये है कि अपन कैपिटल गुड्स कम प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन अगर अपन डिसाइड करते हैं कि अपन मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपिटल गुड्स का करेंगे तो इट मीन्स कि आप कंज्यूमर गुड्स कम प्रोड्यूस करने वाले। ओके, सो कौन सा गुड कितना प्रोड्यूस करना है अपन को कब डिसाइड करना है? जब अपन एक बार डिसाइड करते हैं कि अपन को कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने हैं। ओके, गोइंग नेक्स्ट, हाउ टू प्रोड्यूस। दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न विद द चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। हाउ टू प्रोड्यूस के मतलब अब प्रोडक्शन क्या करना है वो अपन ने डिसाइड कर लिया, लेकिन अब किस तरह से चीजें प्रोड्यूस करना है। ये प्रॉब्लम किस चीज से जुड़ी हुई है? विद द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, के आपको कौन सी टेक्निक को यूज करना है। आपको लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करना है, इसका मतलब कि आप लेबर को एम्प्लॉय करोगे अपना काम करने के लिए, कि आपको कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज करना है। ओके, 2 टाइप्स की टेक्निक्स हैं। पहला हो जाएगा लेबर इंटेंसिव, जिसमें अपन लेबर को यूज करते हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, और दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव, जिसमें अपन मशीनरी को यूज करते हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। इट इम्प्लाइज मोर प्रोडक्शन एट लो कॉस्ट। हाउ टू प्रोड्यूस का एक ही रीजन होता है कि किस तरीके से अपन लो कॉस्ट पर अच्छा गुड प्रोड्यूस करें।
ठीक है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स, लेबर इज यूज्ड मोर देन द कैपिटल। लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स में आप लेबर ज्यादा यूज करते हो और अपन कैपिटल कम यूज करते हैं। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स के अंदर कैपिटल ज्यादा यूज होता है और लेबर कम यूज होता है। Efficient technique of production is that which uses least amount of scarce resources to provide the same amount of output. एक efficient technique of production कौन सी होगी जिसमें आपको least amount of resources use करने पड़े और least amount of resources को use करने के बाद भी आपको same amount of output मिले। तो जब आप resources को कम use कर रहे हो इसका मतलब कि आपकी cost कम लगेगी, cost कम लग रही पर फिर भी आपको same outcome मिल रहा है, तो उस चीज को अपन कहते हैं efficient technique of production. Okay, so this was all about how to produce. Now let's move ahead towards for whom to produce. किसके लिए अपन को गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए? ओके, एन इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस गुड्स फॉर ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। एक इकोनॉमी चाह कर भी अपने सारे मेंबर्स की नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकती है और इकोनॉमी एक टाइम पे सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती। एवरी इकोनॉमी हैज टू सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, रिच एंड पुअर। हर एक इकोनॉमी के पास दो सेक्शंस होते हैं, एक होता है पुअर सेक्शन और एक होता है रिच सेक्शन। सोशल जस्टिस कब प्रमोट होगा? जब अपन गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे पुअर सेक्शन के लिए। लेकिन अगर अपन गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं पुअर सेक्शन के लिए तो इसका मतलब कि अपना प्रॉफिट कम होगा, प्रोड्यूसर्स का प्रॉफिट कम होगा। अगर प्रोड्यूसर्स का प्रॉफिट कम होगा इसका मतलब कि आगे मार्केट में इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा, ग्रोथ कम होगी और एट द सेम टाइम अपनी जीडीपी भी कम होगी। तो अब आपको चूज करना है कि आप जीडीपी ग्रोथ चाहते हो कि आप सोशल जस्टिस और इक्वालिटी चाहते हो। दिस विल लीड टू एन इकोनॉमी रिमेनिंग बैकवर्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम टू कम। सो देयर इज अ प्रॉब्लम बिटवीन इक्वालिटी और ग्रोथ। आपको चूज करना है कि आपको आपकी कंट्री में ग्रोथ चाहिए कि इक्वालिटी चाहिए। अगर आपको इक्वालिटी चाहिए तो आप गुड्स मेनली प्रोड्यूस करोगे पुअर सेक्शन के लिए, और अगर आपको जीडीपी ग्रोथ पे अगर आपका मेन फोकस है तो अपन फिर गुड्स प्रोड्यूस करेंगे रिच सेक्शन के लिए। ओके, so these were the three problems in an economy: what to produce, how to produce and for whom to produce. क्या प्रोड्यूस करना है, किस तरह से प्रोड्यूस करना है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक से कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से, और किसके लिए प्रोड्यूस करना है, रिच सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करना है कि पुअर सेक्शन ऑफ पीपल के लिए गुड्स प्रोड्यूस करना है। ओके, नेक्स्ट कम्स सोल्यूशन फॉर सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इकोनॉमीज। अब अलग अलग इकोनॉमीज के अंदर सेंट्रल प्रॉब्लम्स के क्या क्या सोल्यूशंस हैं? ओके, सबसे पहला मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी का मतलब कि ऐसी इकोनॉमी जो कंप्लीटली रेगुलेट होती है बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, जिसके अंदर कोई भी गवर्नमेंट का रेगुलेशन नहीं रहता है, कंप्लीटली डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के ऊपर वो इकोनॉमी चलती है। ओके, सो इट्स अ फ्री इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी एक फ्री इकोनॉमी होती है। इसका मतलब कि प्रोड्यूसर्स खुद डिसाइड करते हैं कि उनको क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। ओके, सो इट इज ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस ऑफ द मार्केट। इसके अंदर जो भी चीजें होती है वो किस बेसिस पे होती है? सप्लाई और डिमांड फोर्सेस पे। जो भी गुड्स प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करना चाहेंगे वो गुड्स होंगे जिनकी प्राइस कंपैरेटिवली ज्यादा है। ओके, क्योंकि उनका जो मेन मोटिव है, उनका मेन मोटिव ना ही सोशल वेलफेयर है ना ही इक्वालिटी है, उनका मेन मोटिव सिर्फ एक है, वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सो ऑल दे आर कंसर्न्ड इज अबाउट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। Okay, so producers will choose to produce those goods the prices of which are relatively high. ऐसे goods जिनकी prices comparatively ज़्यादा है, and they are interested in maximizing their revenue, क्योंकि उनको बस अपना revenue maximize करना है। Okay, so if we look into three questions कि किस तरीके से इन questions का जवाब अपन को यहाँ पर मिलेगा। What to produce? ऐसे goods जिनकी prices high है। हाउ टू प्रोड्यूस? ऐसी टेक्निक यूज करना है जिससे उनकी जो कॉस्ट है वो कम है और जिससे उनका प्रॉफिट क्या हो? मैक्सिमाइज हो। जिसकी कॉस्ट कम हो और जिससे उनका प्रॉफिट ज्यादा हो। ओके, फॉर होम टू प्रोड्यूस? वो गुड्स हमेशा ऐसे क्राउड के लिए प्रोड्यूस करेंगे जो महंगी चीजें अफोर्ड कर सकते हैं। सो इन मार्केट इकोनॉमिक गुड्स हमेशा प्रोड्यूस होते हैं फॉर रिचर सेक्शन ऑफ
पीपल। तो वो कभी भी पुअर सेक्शन के लिए गुड्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे, हमेशा अमीर लोगों के लिए गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। कौन से गुड्स प्रोड्यूस करेंगे? जिनकी प्राइस ज्यादा है। किस तरीके से प्रोड्यूस करेंगे? जिसमें कॉस्ट कम लगे और प्रॉफिट ज्यादा हो। और किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे? फॉर द रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट कम्स centrally planned economy. In a centrally planned economy, decisions relating to what, how and for whom to produce are taken by central authority appointed by the government of the country. तो एक centrally planned economy में जो भी decisions हैं कि क्या produce करना है, किस तरह से produce करना है और किसके लिए produce करना है, ये सारे decisions एक central authority लेगी जिसको government ने appoint करा है। Okay, all the decisions are taken in the view of maximizing social welfare. एक centrally planned economy में अपन जो भी decisions लेंगे वो decisions उस basis पे होंगे कि किस तरीके से अपन social welfare को maximize कर सकते हैं। यहाँ पे profit maximization consideration में नहीं आता है, यहाँ पे अपन सिर्फ एक चीज देखते हैं कि किस तरीके से social welfare अपन maximize कर सकते हैं। Goods most suitable for the society will be produced by the government. ऐसे goods जो कि suitable हैं पूरी सोसाइटी के लिए वही गुड्स गवर्नमेंट प्रोड्यूस करेगी। ओके, सो इस सोसाइटी के अंदर व्हाट गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड? जो गवर्नमेंट को लगता है कि बहुत यूजफुल है सोसाइटी के लिए वो गुड्स प्रोड्यूस होंगे। किस तरह से प्रोड्यूस होंगे? तो गुड्स ऐसी टेक्निक से प्रोड्यूस होंगे जो उस टाइम पे उस इकोनॉमी के लिए सही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इकोनॉमी अनएम्प्लॉयमेंट से सफर कर रही है तो उस टाइम पे जो गुड्स प्रोड्यूस होंगे वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक से प्रोड्यूस होंगे। तो जो भी टेक्निक है वो उस टाइम पे उस इकोनॉमी की कंडीशन के हिसाब से, उस इकोनॉमी के लोगों की कंडीशन के हिसाब से डिसाइड होगा। यहाँ पे अपन कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? लेबर इंटेंसिव। थर्डली, फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो गुड्स हमेशा यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं फॉर द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ओके, सो यहाँ पे गुड्स अपन कभी भी रिचर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस नहीं करते, अपन हमेशा गुड्स पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस करते हैं जो मेनली हंगर से, स्टार्वेशन से सोसाइटी जब सफर करती है तो उस क्राउड के लिए यहाँ पे मेनली गुड्स प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट कम्स मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी एज वी ऑल नो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी को मिक्स करके फॉर्म होती है। ओके, इट कंबाइंस द मेरिट्स एंड अवॉइड्स द डीमेरिट्स ऑफ मार्केट एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर अपन कंबाइन करते हैं किसको? मेरिट्स को दोनों इकोनॉमीज के, एट द सेम टाइम अपन अवॉइड करते हैं दोनों इकोनॉमीज के डीमेरिट्स को। तो अपन पॉजिटिव फीचर्स को कंबाइन करके अपन नेगेटिव फीचर्स को अवॉइड करते हैं, तभी अपनी मिक्स्ड इकोनॉमी फॉर्म होती है। Decisions of what, how and for whom to produce are taken on the basis of market forces. जो भी major decisions हैं अपन कौन से basis पे लेते हैं? On the basis of market forces as well as on the basis of social considerations. Market forces और social considerations दोनों ही चीजों को ध्यान में रख के decisions लेते हैं। Okay, जैसे अपन जानते हैं mixed economy जो है वो mainly run करती है market forces पे, लेकिन अभी भी मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट रेगुलेशन है। ओके, तो कुछ चीजें ऐसी है जो अपन ने कंप्लीटली प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में दे दी, जो कंप्लीटली मार्केट फोर्सेस के ऊपर चल रही है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिसका कंट्रोल अभी भी सोलली सिर्फ गवर्नमेंट के पास है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कि प्रोडक्शन हो गया वीट का, राइस का, क्लोथ का, ये सब चीजें कौन प्रोड्यूस कर रहा है? मेनली ये सारी ही चीजें प्राइवेट इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन कुछ सेक्टर्स जैसे कि रेलवेज, डिफेंस, इन सब पर अभी भी गवर्नमेंट का कंट्रोल है और ये सब चीजें प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में नहीं है। ओके, सो इफ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी विल नाउ डिस्कस अबाउट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और जिसको अपन पीपीसी या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं। So PPC is a curve showing alternative production possibilities of two goods with the given resources and techniques. PPC क्या है? एक कर्व है जो दिखाता है कि अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है जब अपन दो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें अपन कौन कौन सी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज यूज कर सकते हैं, गिवन के जो अपने रिसोर्सेस हैं और टेक्निक्स है वो कांस्टेंट है। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन बाउंड्री और प्रोडक्शन फ्रंटियर।
इट शोज द मैक्सिमम प्रोडक्शन पॉसिबल विद द गिवन रिसोर्सेस। इसके अंदर अपन को क्या पता पड़ता है कि गिवन रिसोर्सेस, गिवन टेक्निक के अंदर अपन मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं। दिस कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। इसको अपन ट्रांसफॉर्मेशन कर्व बोल सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन बोल सकते हैं, प्रोडक्शन बाउंड्री या प्रोडक्शन फ्रंटियर बोल सकते हैं। Production possibility curve is a curve showing different combinations of two goods which can be produced with the available resources on the assumptions कि आप दो गुड्स के कौन कौन से कॉम्बिनेशंस को, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज को आप प्रोड्यूस कर सकते हो गिवन ऑन द अजम्पशंस कि जो रिसोर्सेस हैं वो गिवन है, आपके पास रिसोर्सेस आपको दे रखे हैं। गिवन रिसोर्सेस आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। जो भी आपके पास रिसोर्सेस हैं वो फुली यूटिलाइज हो रहे हैं, एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं और उनका यूटिलाइजेशन बिल्कुल भी वो अंडर यूटिलाइज्ड नहीं है। टेक्नोलॉजी और टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। जो भी टेक्निक आप यूज कर रहे हो वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है। ओके, सो इन तीन अजम्पशंस के ऊपर पीपीसी ड्रॉ होता है। गोइंग नेक्स्ट, सपोज एन इकोनॉमी डिसाइड्स टू प्रोड्यूस ओनली टू गुड्स। एक इकोनॉमी ने डिसाइड करा कि वो केवल दो गुड्स को प्रोड्यूस करेगी, व्हीट और क्लोथ, विद द अवेलेबल रिसोर्सेस एंड गिवन टेक्नोलॉजी। इफ ऑल द रिसोर्सेस आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, अगर अपन सारे रिसोर्सेस को यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट अलोन, then 100 lakh tons of wheat can be produced। तो उस सिचुएशन में आप 100 lakh tons wheat प्रोड्यूस कर सकते हो। लेकिन एट द सेम टाइम अगर अपन पूरा जो रिसोर्सेस हैं उसको अगर अपन यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ एंड नॉट फॉर द व्हीट, तो उस सिचुएशन में अपन 4000 बेल्स ऑफ क्लोथ्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। So if the economy produces both the goods within these limits, the various combinations of two goods can be produced। तो अगर इकोनॉमी दोनों ही गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहती है तो उस सिचुएशन के अंदर इकोनॉमी इन सारे कॉम्बिनेशंस को प्रोड्यूस कर सकती है। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड द ग्राफ फर्स्ट। ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे जो अपन डिपिक्ट कर रहे हैं वो है व्हीट, जिसका मेजरमेंट है लाख टन्स के अंदर, और यहाँ पे जो डिपिक्शन है वो है क्लोथ, जिसका मेजरमेंट है पर 1000 बेल्स। ओके, सो व्हीट और क्लोथ दोनों की टेबल यहाँ पे मेंशन्ड है। अगर अपन देखें तो अगर अपन 0 क्लोथ प्रोड्यूस करते हैं तो अपन कितना व्हीट प्रोड्यूस कर पाएंगे, 100 लाख टन्स। एट द सेम टाइम अगर अपन 1000 बेल्स ऑफ क्लोथ प्रोड्यूस करते हैं तो अपन 90 लाख टन्स व्हीट प्रोड्यूस कर पाएंगे। अगर अपन 2000 क्लोथ बेल्स प्रोड्यूस करते हैं तो अपन 70 लाख टन्स व्हीट प्रोड्यूस कर पाएंगे। ओके, और अगर अपन 3000 बेल्स ऑफ क्लोथ प्रोड्यूस करते हैं तो अपन प्रोड्यूस कर पाएंगे 40 लाख टन्स ऑफ व्हीट। तो ये क्या है, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज है कि अगर आप व्हीट इतना प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप क्लोथ इतना प्रोड्यूस कर पाओगे, अगर आप व्हीट इतना प्रोड्यूस करोगे तो क्लोथ इतना प्रोड्यूस होगा। तो जो भी चीजें, जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, ये ए है, बी है, सी है, डी है, ये सारी क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज। ओके, अब इसके बाहर जो ये पॉइंट है, जो पॉइंट एफ है, क्योंकि ये इस ग्राफ के बाहर है तो ये क्या है, एक अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है, मतलब इस कॉम्बिनेशन को आप अटेन नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है ये ग्राफ के बाहर है। आप केवल वही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज हैं जो इस ग्राफ के या तो ऊपर है या इस ग्राफ के अंदर है, लेकिन कोई भी पॉइंट जो इस ग्राफ के बाहर है वो क्या है, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। ओके, गोइंग नेक्स्ट, What are attainable and unattainable combinations? अपन ने जैसे पहले देखा कि जो पॉइंट F था वो अनअटेनेबल था। क्यों? क्योंकि वो उस ग्राफ के बाहर था। सो ऑल द पॉइंट्स ऑन पीपीसी आर अटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटपुट। जितने भी पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये पीपीसी का ग्राफ है, तो जितने भी पॉइंट्स इस ग्राफ के ऊपर हैं और जितने भी पॉइंट्स इस ग्राफ के अंदर हैं, ये सारे क्या हैं, अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। और जितने भी पॉइंट्स इस ग्राफ के बाहर हैं वो क्या है, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस हैं, क्योंकि गिवन रिसोर्सेस और गिवन टेक्निक के अंदर आप केवल इन्हीं कॉम्बिनेशंस को प्रोड्यूस कर सकते हो। जो पॉइंट ग्राफ के बाहर है उसको आप अटेन
नहीं कर सकते हो. All the points on PPC are attainable combinations of output with the given resource and technology. Thus, any point on the boundary line or within the boundary line of reduction or shaded area is the point that shows attainable combinations of output. जो भी point इस shaded area के अंदर है उसको अपन कहेंगे attainable combination. At the same time जो भी point इसके बाहर है उसको अपन कहेंगे unattainable combination of output. Okay. Okay, so with this we come to an end of this chapter, and I hope that up till here this chapter was clear to you. And if you guys found this lecture really helpful, then please don't forget to like, share and subscribe. Okay, then see you in the next lecture. Thank you.